हम टाइप 2 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर 14.81 पेज पे 110 के अंदर हम लोग ये कह रहे हैं कि कंट्रोल को लूज किए बिना हमारी जो प्रपोर्शन है उसमें चेंज आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी क्या था, हमने 80% का शेयर ले रखा है, उसमें से हम 10% लूज कर देते हैं, मतलब 10% लूज नहीं कर देते हैं, 10% बेच देते हैं, तो क्या होगा, हमारा प्रपोर्शन 70% ही रह जाएगा और 30% की हमारी एनसीआई रह जाएगी। तो अब क्या चीज होगा, ऐसे में हमारा क्या हो रहा है, हम लोग नेट एसेट्स को बेच रहे हैं और एनसीआई को एक तरीके से बढ़ा रहे हैं। या दूसरा केस क्या हो रहा है, इसमें कंट्रोल कहीं पे भी लूज नहीं हो रहा है। ऐसे दूसरा केस कब हो सकता है कि लूज कंट्रोल किए बिना हम लोग अपनी एनसीआई को कम कर रहे हैं, यानी हमने सिर्फ 60% एक्वायर कर रखा था, हम 20% और एक्वायर कर लेते हैं, तो हमारी एनसीआई जो होगी सिर्फ वो पहले जो 40% हुआ करती थी वो 20% ही रह जाएगी। ऐसे में भी केस हो सकता है। तो हम लोग केस 1 करते हैं जिसके अंदर क्या है कि हमारा एनसीआई बढ़ रहा है, यानी कि हम अपने एसेट्स या शेयर को कुछ बेच रहे हैं लेकिन हमारा तब भी कंट्रोल लूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम कुछ चीज बेच रहे हैं अपने पास से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे, टू एनसीआई बढ़ेगा हमारा उतना प्रपोर्शन, टू गेन ऑन एनसीआई। अब ये जो गेन ऑन एनसीआई ये कहां पे जाएगा, हमारा अदर इक्विटी के अंदर जाएगा। और ये जो हमारे एनसीआई की वैल्यू है, हम ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी क्या था, 80% का हमारा नेट एसेट्स थे, उसमें से हमने 20% बेचे हैं, तो बेसिकली जो हमारी नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट थी उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग डिफरेंस अमाउंट की। मतलब सपोज पहले हमारा 80% था तो हमारा एनसीआई था 20%, अब हमने 20% बेच दिया, तो यानी कि हमारा जो एनसीआई है वो 40 हो गया। तो 40 माइनस 20, 20% नेट एसेट्स इंटू 20%, नेट एसेट्स की जो कैरिंग अमाउंट है इंटू 20% करके हमारी जो है वो अमाउंट आ जाएगा एनसीआई वाला, और फिर बैंक अकाउंट और जो हमारे एनसीआई का अमाउंट है उसका डिफरेंस हमारे अदर इक्विटी में एनसीआई में चले जाएगा। अब आ गया हमारा केस 2। केस 2 के अंदर क्या हो रहा है, हमारा एनसीआई जो है वो कम हो रहा है। एनसीआई कम होने का मतलब है हम फर्दर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर। अब हमारे पास ऑलरेडी बुक्स में क्या चीज होगी, एनसीआई खड़ी होगी। फॉर एग्जांपल 60% का हमारा था ऑलरेडी एक्विजिशन और हम 20% और एक्वायर कर रहे हैं। तो पहले हमारी एनसीआई 40% थी, अब हमारी 20% हो रही है। हमारी बुक्स के अंदर एनसीआई खड़ी होगी 40% से, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही वाली एंट्री करेंगे, टू बैंक एनसीआई अकाउंट डेबिट होगी क्योंकि कम हो रही है और डिफरेंस होगा वो अदर इक्विटी में चला जाएगा। अब क्या चीज आएगी हमारी, इसमें यही चीज आएगी कि एनसीआई में क्या अमाउंट आए। तो एनसीआई के अंदर हमारा जो अमाउंट आएगा वो ये आएगा कि हमारी बुक्स में ऑलरेडी क्या अमाउंट खड़ा होगा एनसीआई का। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई अगर डिवाइडेड बाय हमारा सपोज पहले जो था वो 60% था, तो एनसीआई 40% डिवाइडेड बाय 40% इंटू अब 80% की वजह से 20% ही रह गया, यानी इंटू 20%। तो वो चीज जो हो गई हमारी वो आ जाएगी इसके अंदर एनसीआई अकाउंट डेबिट के अंदर। यही चीज हमारी बता रखी है। अगर हम देखें तो अपने मतलब एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर अगर हम देखें, यही चीज बता रखी है कि इक्विटी ट्रांजैक्शन होती है पेज 14.81 के ऊपर, और हम लोग इस तरीके से अकाउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 6 को देखें अगर हम, तो उसमें यही बता रखा है कि सपोज हमने 70% ऑलरेडी होल्ड कर रखी है, तो अगर हम चाहे 10% और एडिशनल एक्वायर कर लें तो 80% हो जाएगा, कोई हमारे कंट्रोल पे फर्क नहीं आया। चाहे हम 10% लूज कर दे 60% हो जाए तभी हमारे कंट्रोल पे फर्क नहीं आया। तो हम लोग ये जो भी डिफरेंस होगा इसका गेन और लॉस वो हम बेसिकली इक्विटी अदर इक्विटी के अंदर डिफरेंस को अकाउंट कर लेते हैं। अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 21 के अंदर क्या कह रखा है कि पी जो है वो सेल करता है 20% इंटरेस्ट ओनली ओन, मतलब 100% की हमारी सब्सिडरी खड़ी थी, नेट एसेट्स हमारे 100% के थे, 20 हमने बेच दिया, यानी अब 80% हो गया। उसकी वजह से हमारे पास पैसे आए हैं, तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा हमारा कितना रुपए, 100 रुपीज। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ द सब्सिडरीज नेट एसेट जो है वो 300 रुपए थे। हमारे पास 300 रुपए खड़े हैं, मतलब 300 लाख खड़े हैं। 300 लाख का अब हमने बेचा कितना, बेसिकली 20%, तो 300 लाख का 20% हमारी एनसीआई के अमाउंट में आ जाएगा और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो अदर इक्विटी में चला जाएगा। यही चीज बता रखा है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 22 के अंदर। क्या हुआ, ये वाला जो केस था वो वाला केस था जिसके अंदर के हम लोगों ने अपने एनसीआई को बढ़ाया था और अपने नेट एसेट्स को बेचा था बेसिकली। अब क्या है, एक्विजिशन ऑफ एडिशनल स्टेक आ गया बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 22 पेज नंबर 14.82। उसके अंदर कह रहा है एंटिटी जो है वो एक्वायर करता है 60% 2 साल पहले 6000 पे, और उस वक्त पे हमारी फेयर वैल्यू नेट एसेट्स ये सब कुछ दे रखी है, हमारी गुडविल भी दे रखे। फिर वो कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2000 को, यानी कि कुछ साल बाद में क्या हुआ हमारा कि एंटिटी ने 20% फर्दर ले लिया, यानी कि अपने एक्विजिशन करके उसने एनसीआई को कम किया और अपने प्रपोर्शन को होल्डिंग को बढ़ाया, तो एनसीआई को कम किया है। यानी कि हम अगर अपने उस लिखे हुए चार्ट पे जाएं तो टाइप 2 हो गया जहां पे एनसीआई को हमारे कम कर रहा है। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि एनसीआई कम हो रहा है तो एनसीआई अकाउंट डेबिट होगा, टू बैंक होगा, बेसिकली बैंक में जा रहा होगा क्योंकि हमने एक्वायर करने के लिए कुछ पैसे दिए होंगे, तो वो हो गया हमारा टू बैंक 4000। एनसीआई में क्या अमाउंट आएगा हमारे पास अभी तक क्या खड़ा था, अभी तक हमारे पास एनसीआई खड़ा था इसकी जगह, तो एनसीआई की कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय ऑलरेडी हमारा प्रपोर्शन था 40% इंटू अब हमारा 20% ही रह गया, मतलब आई मीन टू से डिफरेंस 20% रह गया। तो वो करके हम लोगों ने यहाँ पे 2000 निकाल लिया और इन दोनों का डिफरेंस हमारा 2000 चला गया अदर इक्विटी के अंदर। ऐसे हम लोग अगर आए तो इसमें यही क्या रखा है कि मतलब बेसिकली क्या कर रखा है कि नीचे ये दिखा रखा है कि इलस्ट्रेशन जो है वो 2 टाइप की चीजें मेंशन करता है कि या तो हम फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी
बी ले लें या फिर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी बी ले लें। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमारे को फेयर वैल्यू ऑफ दी एंटिटी भी दे रखी है और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स भी दे रखी है। तो हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि हमें कौन सी वाली वैल्यू यूज करनी है बेसिकली, कि अगर हम देखें कि 60% था तो हम लोगों को फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी देखनी है या फेयर वैल्यू। तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ ये एक्सप्लेन कर रखा है कि जो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी होती है वो बेसिकली हम ट्रांजैक्शन पे कितने पैसे दिए हैं उसे डिसाइड करने के लिए लेते हैं। जैसे अगर सपोज हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या दे रखा था कि जो हमारी एंटिटी बी है वो है 10,000, उसका 60% 6,000 हो जाएगा हमारा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कि मतलब इस तरीके से 6,000 हो जाएगा। फर्दर फॉर द सेकंड परचेज ट्रांजैक्शन जो हो जाएगा हमारा 20% ऑफ द फेयर वैल्यू, तो 20,000 हो जाएगा, तो 4,000 हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से ट्रांजैक्शन को डिसाइड करने के लिए तो हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी लेते हैं, और जो हमारे बाकी के प्रपोर्शन है उन्हें डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अपनी एंटिटी की वो ले लेते हैं, मतलब नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू ले लेते हैं बेसिकली। इसीलिए ये जो नीचे वाला 14.82 पे दो पैराग्राफ्स दे रखे हैं उसमें यही बता रखा है कि हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी लेते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस, जितना कैश देना लेना है उसके लिए, और जो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स होती है वो बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग लेते हैं कि गुडविल कितनी निकलेगी, एनसीआई का क्या अमाउंट होना चाहिए या हमारे एक्विजिशन का क्या अमाउंट होना चाहिए, ये चीज। 14.83 पेज पे अगर हम आए तो वो ये बता रहा है कि अगर सपोज ए लिमिटेड है एक कंपनी, उसने एक्वायर किया एडिशनल ऑफ इट 70%, मतलब पहले 70% था, उसकी एनसीआई 30% थी, लेकिन अब क्या हुआ हमारी उसने 10 और कर लिया 80%, तो बेसिकली अब कितनी हो गई हमारी, सिर्फ 20% हो गई। तो ये हो गया हमारा बेसिकली एनसीआई बढ़ने वाला केस। एनसीआई जब हमारा बढ़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हमारा जो एनसीआई घटने वाला केस हो गया, क्योंकि एडिशनल वो हो गया 30 से 20 जा रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि बेसिकली हमारी एनसीआई वही वाली बात होगी, हमारी एनसीआई हमारी आ रही है, यानी कि हमारी बैंक अकाउंट जो है वो जा रहा होगा टू बैंक अकाउंट, एनसीआई अकाउंट डेबिट। एनसीआई में डेबिट में अमाउंट क्या आएगा वो चीज देखनी है, तो एनसीआई के डेबिट में जो अमाउंट आएगा वो आएगा एनसीआई की जो अभी तक हमारी कैरिंग अमाउंट चल रही थी डिवाइडेड बाय क्या चीज हमारी, जैसे कैरिंग अमाउंट दिखा रखी 6600, तो 6600 डिवाइडेड बाय हमारी ये कितनी थी, 30% की एनसीआई थी, लेकिन अब हमारी सिर्फ 10% की रह गई डिफरेंस जो है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ गया 2600, वो 2200, और कैश के लिए 2600 आ गया। और इसी को सिर्फ हमें इसी एंट्री को पास करना होता है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, ना हमें नेट एसेट से कोई मतलब है ना कुछ है, हमें सिर्फ एक ये डिफरेंशियल एंट्री डाल के चलना है, बाकी हमें कुछ अकाउंटिंग नहीं करनी है। और कंसोलिडेटेड गुडविल वगैरह हम लोग कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे, यही चीज दिखा रखे। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे अगर हम आए तो वो ये बता रहा है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 24 में देखें तो इसे थोड़ा और वाइडर वे में बता रखा है, जैसे हमारे को बैलेंस शीट वगैरह दे दिया है, वो सब दे दिया। उसके बाद में वो कह रहा है कि ए लिमिटेड जो है वो एक्वायर कर रहा है अनदर 10% स्टेक इन बी लिमिटेड। तो एक तरीके से अगर उसने अनदर स्टेक किया मतलब एनसीआई कम हो रहा है, एनसीआई कम हो रहा है मतलब हम लोगों को सिंपली उसी एक पहले सबसे पहले जनरल एंट्री कर लो हमारी कि हमारी जो एनसीआई है वो कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों का बैंक से पैसा गया होगा, यानी कि टू बैंक एनसीआई अकाउंट डेबिट, जो डिफरेंस है वो अदर इक्विटी में जाएगा। तो वही चीज कर रखी है हमारे राइट हैंड साइड पे 14.85 पे सबसे पहले जनरल एंट्री पे आ जाओ, तो वो ये कह रहा है कि भाई कैश जो है वो हमने 32 लाख दे दिया है, और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो हम लोग कैसे निकालते थे, अभी तक जो एग्जिस्टिंग एनसीआई हमारी बुक्स के अंदर दिखा रही है 90, वो थी 30%, लेकिन अब सिर्फ 20% रह गई, यानी डिफरेंस इंटू 10 कर देंगे, तो उससे हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया, और ये अदर इक्विटी। और बस इसी को हम लोगों को अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर एडजस्ट कर लेना। देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो कैश के अंदर एडजस्टमेंट हो रखी है, कैश के अंदर 200 जो है वो -32 हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी अभी तक हमारी खड़ी हुई थी उसी के अंदर प्लस हो जाएगा 32, और क्योंकि हमने 32 को देके उसकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा ली है एक तरीके से। फिर हम लोग आगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो अभी तक हमारा 90 खड़ा हुआ होता था, अब हमने उतना बेच दिया तो -30 कर लिया, और अदर इक्विटी के अंदर जो 2 हमारा और ज्यादा वो भी कम हो गया, अदर इक्विटी में से भी हम लोगों ने माइनस कर दिया। बस यही इंपैक्ट हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर दिखा रखा है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है। ऐसे अब हम आगे इलस्ट्रेशन नंबर 25 पेज 14.85, उसमें क्या दे रखा है कि आमला ने 100% सब्सिडी कर रखी है, पेरेंट ने 40% बेच दिया, यानी कि 40% बेचने का मतलब है हमारी एनसीआई बढ़ गई। एनसीआई बढ़ने का मतलब है एक तरीके से हमारा टाइप 1 वाला केस हो गया कि कहीं ना कहीं हमारी जो ऑलरेडी नेट एसेट्स खड़े हुए थे उसमें से कुछ अमाउंट बिक रहा है, तो यानी कि बैंक अकाउंट जो होगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसे आएंगे, टू एनसीआई क्रिएट हो जाएगी। एनसीआई कितनी क्रिएट होगी, जो हमारे नेट एसेट्स की वैल्यू थी इनटू जो भी हमारा डिफरेंस है, यानी 100 से अब हमारी 40% एनसीआई क्रिएट हो गई है एक तरीके से। तो अगर हम दूसरे पेज पे आए तो वही दिखा रखा है कि हमारा 18 लाख नेट एसेट्स इंटू 40% करके हमारा एनसीआई का अमाउंट हो गया, सेल प्रोसीड्स आ गए हमारे 90 लाख, तो यहाँ पे अदर इक्विटी में गेन और लॉस 180 हो गया। ये तो हो गई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात बेसिकली, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि पेरेंट्स की बुक्स में होंगी, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली हमारा वो चीज देखता है कि हमारी सेल प्रोसीड्स कितनी है, मतलब अब हम लोगों ने बेचा कितने में, तो उसने बताया कि 900 लाख भाई लिए आपने, और जब हमने इनिशियली इंटरेस्ट खरीदा था तो वो हमने 10 लाख का खरीदा था, अब 10 लाख के लिए हम लोगों ने 40% बेचा है, तो मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने अब 40%
बेचा तो आपने 900 लाख लिए। जब आपने खरीदा था तो आपने 10 लाख का 40% यानी 400 वो लिए थे, तो यानी कि अब आपने गेन कर लिया 500। ये कहीं पे भी हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाना, लेकिन ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें दिखा के चलना है। ऐसी इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, उसके अंदर क्या दिखा रखा है कि मतलब जैसे उसने इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सपोज नेट एसेट्स अलग से दे रखे हैं और गुडविल अलग से, तो हम लोग नेट एसेट्स गुडविल प्लस नेट एसेट्स दोनों को ऐड करके ही लेते हैं। वही चीज इसके अंदर भी दिखा रखी है कि एंटिटी ए ने सेल किया 30% होली ओन सब्सिडरी का आर्म्स लेंथ प्राइस पे और रिटेन कर लिया 70%, यानी कि एक तरीके से 100% था, एनसीआई बनी 30% की एनसीआई बन गई। तो हमारी जो वैल्यू है, जो मतलब ओनरशिप तो इम्पैक्ट हुई नहीं, ना हमारी गुडविल इम्पैक्ट होगी, सिर्फ हमारी वही वाली एंट्री आ जाएगी कि भाई हमारा जो है वो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेल किया तो हमारे पास पैसे आए होंगे, तो उसने 500 रुपए जो है वो हमारे बेसिकली पैसे लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 500, जो डिफरेंस होगा वो अदर इक्विटी में जाएगा। एनसीआई में क्या अमाउंट आएगा, एनसीआई में हमारी नेट, क्योंकि हमारी एनसीआई जो है वो बढ़ रही है, यानी कि नेट एसेट्स इनटू डिफरेंशियल अमाउंट, यानी कि 30% ऑफ 1500 आ गया हमारा, और 1500 क्या हुआ हमारा नेट एसेट्स 1300 जो खड़े थे प्लस 200, यानी कि उसका बन गया हमारा। तो वही चीज हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर भी दिखा रखे। फिर हम लोग आ गए 27 के अंदर। 27 के अंदर क्या दिखा रखा है, हमने उसके लिए एक पेज भी लगा रखा है, उसमें क्या दिखा रखा है कि जो हमारा ए है, ए ने बी में 80% किया हुआ है, बी ने सी में 100% किया हुआ है। तो हम लोग कंसोलिडेट क्या करेंगे कि बी से सी की जो गुडविल है वो 100% कंसोलिडेट होगी, और जो हमारी ए और बी के ग्रुप का है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ 80% ही होगी ए की, और 20% हो जाएगी हमारी एनसीआई। इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो पेरेंट एंटिटी है वो 80% ओन करती है बी की, और बी जो है वो हमारी एक्विजिशन करता है थर्ड एंटिटी को, जिसे वो होली 100% कर लेता है बेसिकली। तो वो ये कह रहे हैं कि आप गुडविल किस तरीके से रिफ्लेक्ट करोगे। तो अगर इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि ए ने बी में कर रखी है 80%, बी ने सी में कर रखी है 100%। तो जो भी हमारी बेसिकली गुडविल होगी बी सी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो तो 100% हो जाएगी, और जो ए बी की होगी उसमें क्या होगा, सिर्फ 80% ही तो हमारी जो जनरेटेड गुडविल है वो ए की होगी, बाकी एनसीआई की होगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रखे हैं कि हम 80% ऑफ द गुडविल अराइज नहीं लेंगे, हम 100% ऑफ द गुडविल लेंगे विद 20% देन एलोकेटेड टू द एनसीआई। तो वो यही चीज बता रखी है हमारी। अब हम लोग ये जो कंसोलिडेशन है, पीएनएल बैलेंस शीट, ये सब हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में, और चेन होल्डिंग सबसे लास्ट में। उससे पहले हम लोग आ गए 14.107 पेज पे, जहां पे कि लॉस ऑफ कंट्रोल है। ये आ गया हमारा थर्ड टाइप का। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें हमारे कंट्रोल पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा था और तब चेंज आ रहा था। अब क्या कह रहा है, अब बेचने या खरीदने से हमारा कंट्रोल लूज हो रहा है, तब हम लोग क्या अकाउंटिंग करेंगे। तो अब जब हमारा कंट्रोल लूज हो जाएगा, होल्डिंग सब्सिडरी की रिलेशनशिप ही नहीं बचेगी, तो हम लोग कंसोलिडेशन भी नहीं करेंगे, मतलब हमारी बुक्स में जितने नेट एसेट्स, एनसीआई, ये सब खड़े होंगे वो सब चले जाएंगे। तो अब हमारे स्टेप्स क्या होंगे, जब हमारी खरीदने या बेचने से हमारा लूज कंट्रोल हो रहा होगा। तो ऐसे में हम लोग ये कहते हैं कि हमारा सबसे पहला स्टेप होगा डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज क्या चीज करेंगे, जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में खड़ा होगा, यानी नेट एसेट्स या फिर हमारी एनसीआई या फिर हमारी गुडविल। तो हमारी क्या चीज हम लोग पहले एंट्री करते थे, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एनसीआई टू बैंक, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीआई को माइनस कर लेंगे नेट एसेट्स और गुडविल में से, वो हमारी डी रिकॉग्निशन का स्टेप हो जाएगा। फिर हम लोग रिकॉग्नाइज क्या करेंगे, सपोज हमारे पास इसके बेचने के बदले में बैंक आया, और अब हमारे पास सपोज मान लो पहले हम 100% मतलब 100% कंट्रोल करा करते थे, अब हम लोगों ने बेच दिया 60%, अब हमारे पास सिर्फ 40% है। तो हमारे पास बेसिकली 60% के लिए बैंक आया होगा, और जो रिटेन हमारे पास बचा हुआ है 40%, उसकी कोई फेयर वैल्यू आएगी। अब हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि तो वही चीज वो कह रहा है कि बेसिकली पहले हम लोगों ने डी रिकॉग्नाइज किया जो हमारे पास से चला गया, फिर रिकॉग्नाइज करें जो हमारे पास आया, जितना भी कंसीडरेशन बैंक में आया या फिर जो भी हमारे पास रिटेन हुआ है उसकी फेयर वैल्यू, उन दोनों को ऐड करके रिकॉग्नाइज कर लेंगे। रिक्लासिफाई करेंगे अगर सपोज हमने पहले कोई भी ओसीआई, जैसे हमने देखा था पहले की भी ट्रांजैक्शन में कि सब्सिडरी के लिए जो भी गेन या लॉसेस वगैरह होते हैं वो हम ओसीआई में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो भी हमारे ओसीआई में ट्रांसफर करा हुआ है उसे हम रिक्लासिफाई करेंगे। सपोज ओसीआई के अंदर हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व था, तो वो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में लेके चले जाएंगे, और अगर ओसीआई के अंदर हमारा कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो हम पीएनएल के अंदर लेके चले जाएंगे। तो वही चीज उसमें बता रखी है। अब आ गया हमारा कि रिकॉग्नाइज। अब जब हम लोग अब जो एंट्रीज करेंगे आगे, उसके अंदर हम लोग कुछ गेन या लॉस निकालेंगे, तो उस गेन और लॉस को हम अप्रोप्रिएट जगह पे क्लासिफाई कर देंगे। अब जैसे हम लोग आगे एग्जांपल नंबर 7 पे, उसमें क्या कह रखा है कि ए लिमिटेड जो है वो होल्ड कर रहा है 60% स्टेक इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने सेल कर दिया 50% स्टेक, मतलब उसके पास तो सिर्फ 10% ही रह गया,
उसके बाद में वो ये कह रहा है कि मतलब डेट ऑफ कंट्रोल ऑफ द लॉस पे 1 लाख रुपए था हमारा, और जो स्टेक था वो 1 लाख का हमने लूज कर दिया। फेयर वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज द फेयर वैल्यू। अब पहले उसमें क्या कह रहा है कि जो हम लोगों ने यही पढ़ा था रिकॉग्नाइज स्टेप 2 के अंदर इस वाले केस में, कि हम लोग फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं। वो फेयर वैल्यू कौन सी होती है हमारी, जैसे कि हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हुआ करती थी। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में यही बता रखा है कि जो भी हमारे पास बचेगा ये 10% का स्टेक, ये हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो क्या बता रहा है कि एक्स ने प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कर रखा है ओसीआई में इन रिलेशन टू दी सब्सिडरी, और उसके लिए उसने ओसीआई में 2 चीजों को कर रखा है, एक तो क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो वो यही बता रहा है कि जो हमारा ओसीआई है उसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज का था वो तो रिक्लासिफाई करके हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, और जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। फिर आ गए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 30 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 30 क्या कह रहा है कि मार्च 2001 में एक ग्रुप है जिसने 60% इंटरेस्ट इन सब्सिडरी विद शेयर कैपिटल 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स कर रखे हैं, जिसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ द गुडविल जो है वो 20,000 है, कैलकुलेट कर रखी है जो कि पार्शियल मेथड से, एंड ऑप्शन हेल्ड बाय द माइनॉरिटी एक्सरसाइज टू सब्सक्राइब फर्दर 25,000। यानी कि अभी तक क्या था, हमारी टोटल जो शेयर्स थे वो 50,000 थे, जिसमें से 60% यानी 30,000 हमारे पास थे। अब सामने वाले ने 25,000 और कर दिए, यानी कि अब टोटल कंपनी के जो शेयर्स हो गए वो हो गए 75,000, जिनमें से हमारे पास सिर्फ 30,000 है। यानी हमने अपना लूज कर दिया कंट्रोल, तो हमें अकाउंटिंग उसी तरीके से करनी पड़ेगी एक तरीके से। तो हम लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गए हमारे नेट एसेट्स जो भी कैरिंग अमाउंट थी ऑन द डेट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, हमारे पास से गए हमारे एनसीआई, हमारे पास से गई हमारी गुडविल। तो वही चीज दिखा रखी है। अगर हम नीचे आंसर के अंदर देखें कि नेट एसेट्स डी रिकॉग्नाइज किए हमने 450 के, जो मतलब बेसिकली 4,50,000 के जो हमारी बैलेंस शीट में थे। एनसीआई डी रिकॉग्नाइज करी हमने 180 की, और गुडविल डी रिकॉग्नाइज करी, ठीक है। और अब हमारे पास बचा क्या, अब इसने जब 60% इंटरेस्ट बेच दिया तो हमारे पास सिर्फ 40% बचा। अब 40% की फेयर वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हमारे क्वेश्चन में ये दे रखी है कि हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली हम लोगों ने 12 पर, हमारे को कोई भी अमाउंट बैंक में नहीं मिला है, हमें क्या मिला है, हमारे जो शेयर्स बचे रह गए ना 40%, यानी वो 30,000 वही बचे हुए, वो हम लोग अब फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और इस डेट ऑफ लूज ऑफ कंट्रोल पे हमारी फेयर वैल्यू क्या है 12, तो यानी कि हमारे पास जो शेयर बचा रह गया वो थे 30,000 शेयर 12 के प्राइस पे, यानी कि 360। तो अब हम लोगों ने जो हमारे पास से गया वर्सेस जो हमारे पास आया, उन दोनों को अकाउंट कर लिया। जो आया वो था 360, जो गया हमारे पास से वो बन रहा था हमारा 450 प्लस 20 माइनस 180। तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास गेन आ गया 70, और वो हम लोग सही जगह पे अप्रोप्रिएट कर लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि एज द कंट्रोल ऑफ सब्सिडरीज लॉस्ट, तो रिटेन्ड इंटरेस्ट जो है हमारा, जो कि हो गया हमारा 40%, वो रिकॉग्नाइज होगा एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट, और रीमेजर करके हम लोग उसे P&L के अंदर ले जाएंगे। ऐसे हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 31 है वो यही बता रहा है, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 31। उसके अंदर क्या दिखा रखा है कि हमारा जब हम लोगों ने एक्विजिशन की थी तब हमारे 80% इंटरेस्ट हम लोगों ने 1,60,000 पे लिया था, नेट एसेट्स हमारे 175,000 थे, गुडविल हमारी 20,000 थी, इंपेयरमेंट भी हो गई 8,000 की। उसके बाद में क्या चीज हुआ हमारा, फिर उसके बाद कभी कोई इंपेयरमेंट नहीं हुई। अब जब हमारा लूज हो रहा है, बेसिकली हम लोग बेच रहे हैं जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख की खड़ी है, और जो नेट एसेट्स है वो 2,25,000 के। अच्छा, इसके अंदर क्या करना है ना, हमें एनसीआई की वैल्यू को निकालने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम लोग उस डेट ऑफ एक्विजिशन वाली डेट लें या फिर डेट ऑफ ये, तो हमें बेसिकली डी रिकॉग्नाइज करनी है ऑन द डेट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, कि भाई लॉस ऑफ कंट्रोल जिस दिन हुआ है उस दिन हमारे नेट एसेट्स कितने के खड़े हैं, उस दिन हमारी एनसीआई कितने की खड़ी है। तो हम लोग 2,25,000 का ही एनसीआई अमाउंट निकालेंगे। अगर हम देखें तो अब हमारी इसके अंदर जब भी हम गेन और लॉस निकालते हैं तो एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो हो जाता है कि हमने आज कितने में बेचा, आज सेल प्रोसीड्स 200 हुए, और जब हम लोगों ने खरीदी थी तब क्या थी, हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो थी वो 1,60,000 थी। इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो हमारी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगा, कंसोलिडेटेड में कहीं नहीं आएगा। फिर हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या चीज आएगी कि भाई जो हमारे पास आया वर्सेस गया, हमारा यहाँ पे हमेशा हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आया वर्सेस गया ही करते हैं। हमारे पास में जो आया वो थे सेल प्रोसीड्स 200 लाख के, और हमारे पास से गया क्या, नेट एसेट्स का जो भी हमारा अमाउंट था कि भाई हम लोगों का 2,25,000 में हम लोगों ने टोटल मतलब एट द डेट ऑफ जो हमारे लॉस ऑफ कंट्रोल है 2,25,000 टोटल के थे, हम लोगों ने 80% बेच दिया,
है, तो यानी कि 2,25,000 का 80% हमारे पास से गया, गुडविल गई एक तरीके से 12 की, तो इस तरीके से आ गया हमारा कि 200 माइनस 192 हमारा 8 हो गया। बाकी हमने इसमें एक पेज भी अटैच कर रखा है जिसमें हमने पूरी वर्किंग दिखा रखी है, आप उसे भी रेफर कर लेना अपने उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो दिखा रखे कि और गुडविल की कंसोलिडेशन मतलब गुडविल की कैलकुलेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन दिखा रखी है, जो कि हम स्टेप 2 में करते ही थे। अब आ गए हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 32 जो कि है पार्शियल डिस्पोजल की। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेसिकली कि अगर सपोज हम लोग एक एटी लिमिटेड है जिसने 100% की सब्सिडी खरीद रखी थी, कुछ टाइम के बाद में उसने डिस्पोज ऑफ करने की सोची, 40% तो मतलब 60% डिस्पोज ऑफ कर दी, सिर्फ 40% बचा, मतलब कंट्रोल चला गया, इसके पास रिटेन कितना हुआ, सिर्फ 40% रिटेन हो गया। अब हम लोग वही करेंगे एसएफएस के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि सेल प्रोसीड्स माइनस जितने पे हमने खरीदा था, 50 लाख खरीदा था, हमने 60% कर दिया, यानी 50 लाख का 60% हमारे पास 30 लाख, ये वाला जो हो गया सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो गई। अब हम लोग आ गए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमने पेज लगा रखा है उसमें दिखा रखा आया वर्सेस गया। हमारे पास से गया क्या, हमारे नेट एसेट भी गए, गुडविल भी गई, एनसीआई भी गई। यहाँ पे तो एनसीआई खैर कुछ है ही नहीं, तो इस तरीके से हमारी 80 लाख और 10 लाख चली गई। अब हमारे पास आया क्या, बैंक में हमारे पास जो हम लोगों ने 60% बेचा है उसके लिए आए हैं सेल प्रोसीड्स 6750000, और जो हमारे पास 40% बचा है वो आया हमारा शेयर मतलब शेयर्स का पार्ट, वो हो गया हमारा 45 लाख। इन दोनों का डिफरेंस जो हो गया वो हमारा गेन हो गया। अच्छा, इसी में ना हमारे नीचे आंसर के अंदर बेसिकली इस गेन को 22,50,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करके बताया, कैसे कि इस 22,50,000 में से जो हमने 60% रिटेन किया है उस पे क्या चीज होगा, हमारा नेट एसेट्स का प्रोपोर्शन निकालेंगे कि 90 लाख जो हमारे नेट एसेट्स थे, मतलब हमारा बेसिकली सेल प्रोसीड्स उसके रिलेशन में जो हमारी फेयर वैल्यू आज डेट ऑफ लॉस पे 6750,000 है, और जो हमारी नेट एसेट्स थी 90 लाख, उसका 60%, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 13,50,000। ऐसे रिटेन्ड जो है 40% वो हमारे फेयर वैल्यू आज की डेट पे 45 लाख हो गया, और हमने जब खरीदा था नेट एसेट्स में उसमें कितना प्रोपोर्शन था, वो तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 9 लाख। इन दोनों को ऐड करें तो 22,50,000, तो वही हमारा डिस्ट्रीब्यूट भी करके दिखा रखा है। अब हम लोग आगे केस नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे पेज 0.112 पे, उसमें भी यही चीज बता रखा है, बेसिकली बिल्कुल सेम ही है कि उसने क्या किया, हमारा इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन वो जो हम लोगों ने बेसिकली जो अकाउंटिंग करी थी वो की थी 60 और 40 के लिए, अब 90 और 10 के लिए कर दी, तो वो बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हम लोगों ने पहले वाली कर रखी है। अब हम लोग आगे पेज 14.113 में वो ये बता रहा है कि बेसिकली अब क्या हो सकता है कि लूज हो रहा है। अब हम लोगों ने कहा कि 100 था, हम लोगों ने 80 बेच दिया, 100 था 60 बेच दिया। अब क्या होता है, लूज कंट्रोल करने के लिए भी दो तरीके होते हैं। अब सपोज ये मान लो कि एक तो होता है स्टेप की तरीके, हम स्टेप में बेचें, या फिर होता है एक हम डायरेक्टली बेच दें पूरी की पूरी। सपोज हमने 100 में से एक साथ, जैसे मैंने पेज भी लगा रखा है उसमें ये दिखा रखा है कि 80% स्टेक था और मैंने पूरा का पूरा 80% बेच दिया। अब जो मैंने एक साथ बेचा उसका लूज कंट्रोल हो गया, तो लूज कंट्रोल होने पे हमारी जितनी भी होती है वो सारी की सारी जाती है पीएनएल के अंदर। लेकिन अगर वो वाइसली ट्रीट करता और वो स्टेप्स में करता, मतलब पहले 25% बेचता, तो तब तक हमारा लूज तो कंट्रोल हुआ नहीं था। तो हम लोगों ने पीछे जो टाइप 2 में पढ़ा हुआ था कि जब हमारा सिर्फ एनसीआई में चेंज होता है तो हमारा जो डिफरेंस था वो अदर इक्विटी में जा रहा था, पीएनएल को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, और फर्दर वो 55% बेचता, तो जो सिर्फ लॉस या प्रॉफिट होता सिर्फ पीएनएल के अंदर 55% का जाता, ना कि 80% का जाता है। तो वही चीज हमारे पेज नंबर 14.113 पे भी एक्सप्लेन कर रखी है। अच्छा, इसी के नीचे ये भी चीज एक्सप्लेन कर रखी है कि कई बार क्या होता है, ये जैसे हम लोग स्टेप कंट्रोल लूज कर रहे होते हैं, इसको हम लोग सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह से भी ट्रीट करते हैं। जैसे सपोज ये मान लो कि हमने 2 ट्रांजैक्शंस करी जिसकी वजह से लूज कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो डिफरेंट सेम टाइम पे कर दी हम लोगों ने, या फिर उसका कमर्शियल इफेक्ट बिल्कुल सेम है या फिर डिपेंडेंट है। तो जैसे हमारे पेज नंबर 14.114 पे क्वेश्चन में भी दे रखा है कि 80% स्टेक होल्ड करती थी, जिसमें से 25% पहली ट्रांजैक्शन पे बेची, दूसरी ट्रांजैक्शन पे 55% बेचती। तो ओवरऑल देखें तो 80% का लूज ही किया ना स्टेक, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दे दिया कि उसे हमें एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन डील करना है। तो क्या करेंगे, अगर सपोज हम लोग देखें ट्रांजैक्शन 1 तो 25% पे कोई उसका स्टेक तो लूज हुआ नहीं था, तो उसकी जो डिफरेंस है वो तो जाएगी हमारी अदर इक्विटी के अंदर। अगर हम सेपरेट कर रहे होते और 55% का जो जाता वो जाता पीएनएल के अंदर, लेकिन क्योंकि कह दिया सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह, तो अब हम इसे ऐसे ही मान के चलेंगे जैसे उसने 80% का स्टेक एक साथ बेच दिया। तो एक साथ बेचने पे अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या चीज आता था, जब हम एक साथ स्टेक को बेच देते थे तो हम आया वर्सेस गया वाली कंडीशन कर रहे होते थे। तो अब हम लोग डी रिकॉग्नाइज क्या करेंगे, हमारे पास से नेट एसेट चले गए 9 लाख के, एनसीआई चली गई 1,80,000 की, और हमारे पास आया क्या 2.5 लाख प्लस 5,50,000 का कैश। तो वो चीज
हमारी जो इन दोनों का गेन या लॉस है वो चला जाएगा हमारा पीएनएल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ ना कि डिफरेंस आ गया सिंगल ट्रांजैक्शन का, क्योंकि क्या 1 महीने के अंदर अंदर है, हो सकता है फर्स्ट डेट पे हमारी ट्रांजैक्शन 1 हुई और ट्रांजैक्शन 2 हो। अब ये करेंगे हम लोग सिंगल। अगर सपोज ये मान लो कि ट्रांजैक्शन 1 पे हमारा 25% बिक रहा था और हमारा कंट्रोल भी लूज हो जाता, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो हमारी फर्दर ट्रांजैक्शन पे पैसे आने वाले हैं उसे एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड करके रख लेते, और जो हमारी तो हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रांजैक्शन 1 पे हमारा कंट्रोल लूज हो जाता तो हम लोग दूसरी ट्रांजैक्शन को एज अ कंसीडरेशन रिसीवेबल मान लेते। और अगर सपोज यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें और फैक्ट्स बोल रहा है तो हम लोग ट्रांजैक्शन 2 पे लूज कर रहे हैं कंट्रोल, तो जो हम लोगों ने पहले रिसीव कर लिया उसे एज एन एडवांस रिसीव्ड हम लोग अकाउंट कर लेते। अब आ गया हमारा केस कि अगर हमारा टाइप 3 की इन्वेस्टमेंट एंटिटी, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी होते तो आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब क्या हुआ, अगर सपोज ऐसा मान लो कि हमारा जो है ना वो स्टेटस चेंज हो रहा है। पहला केस हो गया कि जब हमारी जो एंटिटी है वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी, यानी उसके ऊपर ना 103 की कोई बाउंडेशन थी ना 110 की कोई बाउंडेशन थी, और फिर हमारी अचानक से उसने इन्वेस्टमेंट एंटिटी बनना बंद कर दिया, यानी अब नॉर्मल कंपनी की तरह उसे कंसोलिडेट करने पड़ेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को। तो हम लोग ये मानते हैं कि जिस दिन हमारा ये स्टेटस चेंज हुआ है वही डेट ऑफ एक्विजिशन है, और 103 की अकाउंटिंग हम उसी दिन करते हैं, मतलब उसी दिन के नेट एसेट्स की वैल्यू लेंगे, उसी दिन की वो सब करेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 35 के अंदर बता रखा है कि मतलब कैरिंग अमाउंट जो है हमारी 4 लाख है, यानी कि बैंक में हम लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट में 4 लाख दिए थे। नेट एसेट्स जो थे हमारे वो कितने के थे, 4.5 लाख के थे, और जो हमारी एनसीआई थी वो 1 लाख की थी। तो जो एंट्री हम लोग 103 में किया करते थे वही कर लेंगे हम लोग कि भाई नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 4.5 लाख का, गुडविल 50, मतलब इन्वेस्टमेंट इन दी बी जो है 4 लाख, जो बैंक की होती थी 4 लाख, टू एनसीआई 1 लाख, तो हमारी डिफरेंशियल अमाउंट 50,000 गुडविल निकल कर आ गई। अब आ गया हमारा केस 2। ये तो केस वो था जबकि हमारी वो सीज कर देती है, एक नॉर्मल कंपनी बन जाती है इन्वेस्टमेंट कंपनी से। अब क्या हो सकता है, एक नॉर्मल कंपनी जो है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यानी कि उसने पहले अपनी बुक्स में सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है, नेट एसेट्स भी, गुडविल भी, एनसीआई भी। अब वो क्या करेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई तो उसे ये सब तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो इन सबको डी रिकॉग्नाइज करेगी। तो डी रिकॉग्नाइज करने के अंदर हम लोग क्या करते थे, वही वाली चीज करेंगे जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 36 के अंदर कर रखा है, जैसे कि हम लोगों ने लूज कर दिया हो अपना कंट्रोल, तो यानी कि अपने एसेट वेसेट को बेचना वर्सेस आया वाली सिचुएशन ले लेंगे हम लोग। जैसे इस इलस्ट्रेशन नंबर 36 के अंदर कर रखा है कि 100% सब्सिडी जो है वो हम लोगों ने 20 लाख की, यानी कि कैश जो है वो तो हमारा 20 लाख का था, फेयर वैल्यू जो है वो 16 लाख की थी, गुडविल 4 लाख की थी, और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि 25 लाख की बेसिकली अब हमारी कैरिंग अमाउंट है, और जो हमारी गुडविल की कैरिंग अमाउंट है वो 19 लाख थी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, गया वर्सेस गया, मतलब नेट एसेट्स गए हमारे कितने के, 19 लाख प्लस 4 लाख के, और आया हमारे पास में क्या, फेयर वैल्यू ऑफ द रिटेन्ड इंटरेस्ट जो कि कितना है 25 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली हमारा क्या चले जाएगा, अदर इक्विटी में चला जाएगा, जैसे कि हम लोग ये चेंज में चला जाएगा बेसिकली, जैसे कि हम लोग पहले करते थे जबकि हमारा लूज का होता था कंट्रोल।